और किसान को बेचने के बाद एक चौथी पार्टी अस्तित्व में आती है, वो होती है आरटीओ। और वो ट्रैक्टर आरटीओ में जाके रजिस्टर्ड हो जाता है कि ट्रैक्टर एक्चुअल में किसी किसान ने खरीद लिया है, और ना केवल खरीदा है बल्कि वो किसान के नाम पर रजिस्टर्ड भी हो गया है। तो वो उस ट्रैक्टर के जो आंकड़े होते हैं, 2 कदम चलते हो ना तो आगे के 5 कदम दिखने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब 5 और चलते हो तो उसके आगे के 10 और दिखने की। केवल ट्रैक्टर्स के लिए ही नहीं, एक आप अगर बिस्किट का 5 रुपए का भी एक पैकेट खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर भी प्राइसिंग अच्छे से मेंशन। लोग हमसे बोलते हैं यार किसान इंटरनेट यूज करता है कि सर मेरे पापा को ट्रैक्टर लेना है, वो उतने पढ़े लिखे तो नहीं है, बट हम पुणे में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप हमको बताइए कि क्या इसमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने 4 दिन ना स्टेट बैंक की ट्रेनिंग मेरी हो रही थी और मैंने चौथे दिन छोड़ दिया था। उनकी भाषा में उनको बंजी कहा जाता था, और बंजी का मतलब होता है कि अपने सर के ऊपर जो सौदा होती है, हमारे यहाँ सौदा कहा जाता है। सौदा का मतलब होता है कि उसमें रोजमर्रा की जो चीजें होती है खाने की, जिसमें आपका नमक, आटा, गुड़, जो प्रचलित चीजें उस समय खाने की होती थी, वो सर पे रख के, और वो बोलते थे कि हम 50-40 किलो वजन सर पे रख के कोसों पैदल चलते थे, और घर घर जाके जो डोर टू डोर सेल्समैनशिप होती है वो एक्चुअल में वहां करते थे। तो उनने मुझे एक चीज दी थी कि ये ध्यान रखना कि जब तुम सर्दियों में रजाई के अंदर सो रहे होते हो, और अब तुम इतने कैपेबल हो कि तुम हीटर वीटर सब लगा सकते हो, तो जब सो रहे होते हो तो किसान अपने गेहूं में पानी दे रहा होता है। बिल्कुल भयानक ठंड होती है, अभी हो ही रही है, कर ही रहा है। किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं, और आप इसको पॉडकास्ट भी कह सकते हैं। और आज मैं ऐसे व्यक्ति का पॉडकास्ट करने वाला हूं जो बहुत ही खास है आपके लिए। आपने देखा होगा कि अब बहुत समय पहले कुछ वेबसाइट मार्केट में ऐसी आई जिन्होंने पारदर्शिता के साथ में आपको ट्रैक्टर प्राइसिंग, ट्रैक्टर के अंदर एसएफसी कितना होता है, टॉर्क कितना होता है, बैकअप टॉर्क कितना होता है, अपनी वेबसाइट पर आपको पूरी सही जानकारी दी। उसके अलावा कौन सा नया ट्रैक्टर लॉन्च होने वाला है, कौन सा इंडस्ट्री में नई चीज़ आ रही है, कौन सा इम्प्लीमेंट आ रहा है, सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। और उस प्लेटफॉर्म पर आज बोलते हैं ना करोड़ों हिट्स हैं, करोड़ों लोग जो हमारे जेन्युइन किसान हैं जाकर विजिट करते हैं, करोड़ों लोग उस पर जाकर सही ट्रैक्टर की जानकारी लेते हैं और अपना सही ट्रैक्टर का चुनाव करते हैं। क्या आप ऐसे वेबसाइट के ओनर के साथ मतलब को देखना चाहते हैं? क्या आप उनको जानते हैं? आपका आंसर ये होगा भैया हम नहीं जानते हैं। तो ऐसी ही एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रैक्टर ज्ञान, जिस पर आपको ट्रैक्टर का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। एक छोटी से चीज से लेकर बोलते ना बड़ी से बड़ी चीज की सारी जानकारी आपको मिलती है। उस पर ट्रैक्टर के अलावा आपको हार्वेस्टर, जेसीबी, हर चीज की जानकारी मिलती है। लेकिन जो इसके जनक हैं वो बहुत हिडन है, आज तक मतलब बोलते ना बहुत कम लोग उनको जानते होंगे। तो आज हमने सोचा कि उनका ही पॉडकास्ट किया जाए और उनको ही कैमरे के सामने लाया जाए। तो ऐसे ही हमारे अंकुर भाई नमस्कार। क्या नमस्कार तिवारी साहब, सभी किसान भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बड़ी एनर्जी के साथ में ना तिवारी साहब ने इतनी सारी चीज़ें बोल दी कि मैं अभी सिर्फ प्रोसेस कर रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मैंने सच में करी हैं या सच में मतलब तिवारी साहब ने बोल दिया तो मेरे को मानना पड़ेगा। तो अंकुर भाई सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। 2011 और 12 में जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद मैं सीधा जाके, मेरी ट्रैक्टर डीलरशिप थी तो मैं ट्रैक्टर डीलरशिप पे जाके सीधा बैठ गया था। और वहाँ पर आप समझते हैं कि जब ट्रैक्टर डीलरशिप पे अपन बैठते हैं तो वहाँ पर किसानों से रूबरू होना शुरू हो जाता है। और जब रूबरू होते हैं तो आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलती हैं, किसान बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो शुरू में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि किस प्रश्न का क्या उत्तर देना है, तो बट समय के संग चीज़ों को सीखा, समझा, तो पता चला कि ओके ये ऐसी चीज़ होती है, हम लोग जो खा रहे हैं वो कैसे पैदा हो रहा है, हमको ये भी समझ में आया। हमको ये भी समझ में आया कि उसका कितना रिस्पेक्ट करना है। जहाँ तक शुरुआत की आप जो बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। और मेरा जो छोटा भाई है शिवांकुर, वहाँ पर जब मैं ये चीज़ कर रहा था तो उसकी एजुकेशन चल रही थी। और जब मैं डीलरशिप पे बैठता था तो डीलरशिप पे बहुत सारी समस्याएं होती थी। हम लोग देखते थे कि आए दिन किसानों के साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती थी। कभी कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति बन गई, कभी हॉर्स पावर को लेके, कभी प्राइसिंग को लेके। तो हम लोग ये चाहते थे कि ये चीज़ों को लेके एक बाजार में एक बिल्कुल पारदर्शी माहौल होना चाहिए। तो
जो मेरा छोटा भाई है शिवांकुर, वो उस समय उसकी इंजीनियरिंग चल रही थी और वो इस आइडिया पर उसने काम करना शुरू किया और 2016 के टाइम पर उदय हुआ हमारा ट्रैक्टर ज्ञान का। तो वो जो उदय हुआ तो हम लोगों ने अपने ही एक YouTube चैनल से ही, जैसे तिवारी साहब आपका चैनल है वैसे ही हमारे ही चैनल से कुछ कुछ वीडियो ऐसे बनाना शुरू किए। तो वहां पे लोगों के कमेंट आने शुरू हुए कि यार आप ऐसा नहीं, आप ऐसा भी करो, आप हमको ये भी बताओ, हमको वो भी बताओ। तो हमको समझ में आया कि अच्छा ये भी चीज़ है, लोगों की डिमांड है, तो हम लोगों ने वो चीज़ें करना शुरू करी। तो करते 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 ये समझ में आया कि जब आप 2 कदम चलते हो ना तो आगे के 5 कदम दिखने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब 5 और चलते हो तो उसके आगे के 10 और दिखने लगते हैं। तो हमारे संग एग्जैक्टली वही हुआ। तो हम करते गए बट जो चीज़ किसान हमको बोलते गए वो हम करते चले गए। तो करते चले गए तो आज सबकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मतलब आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो बस कुछ इस तरह से शुरुआत हुई थी। शुरुआत हो गई। तो मतलब पारदर्शी जो माहौल है वो हम बनाना चाहते रहे शुरू से ही कि वो होना चाहिए। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा सबसे मेन कंसर्न जो किसानों का रहता है वो रहता है प्राइसिंग के लिए। तो जैसे आपकी वेबसाइट पे भी प्राइसिंग का लोगों को सही जानकारी मिल जाती है, तो इससे कितना फायदा हुआ आप लोगों को? हाँ, इसमें तिवारी साहब अभी प्राइसिंग को लेके बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और प्राइसिंग को वो खुद अपनी भी वेबसाइट पर अच्छे तरीके से दिखा रही हैं। तो प्राइसिंग को लेके अभी भी हम लोग बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी ब्रांड्स की एक्यूरेट और एग्जैक्ट प्राइसिंग हमारे पास रहें। पर जो ब्रांड्स हमको ये प्राइसिंग प्रोवाइड करते हैं कि हमारी प्राइस रेंज, कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर है, मान लीजिए 45 HP का ट्रैक्टर है, तो उसकी प्राइस रेंज ऑल इंडिया लेवल पे हमारी इस कीमत से शुरू होके इस कीमत तक जाती है। क्योंकि आप भी समझते हैं ट्रैक्टर में भी वेरिएंट्स होते हैं ना, है ना। कभी छोटे टायर का वेरिएंट होता है, कभी ड्यूअल क्लच का होता है, कभी डबल क्लच का होता है, कभी पावर स्टीयरिंग, कभी मैनुअल स्टीयरिंग, कभी भाड़े का। तो बहुत सारे फर्क हो सकते हैं। तो जो ब्रांड्स हमको ये जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि मतलब हमारी प्राइसिंग हिंदुस्तान के सभी राज्यों में मिनिमम ये है और अधिकतम ये है, सभी वेरिएंट्स की मिला के, तो हम वो कोशिश करके हमारी वेबसाइट पर हम लोग वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अंकुर भाई एक और प्रश्न आता है कि आजकल सबसे ज़्यादा परेशान किसान प्राइसिंग के लेके ही है। क्योंकि मेरे पास भी अधिकतर फ़ोन आते तो यही आता कन्फ्यूज़न कि बहुत सारी वेबसाइट पर प्राइसिंग है और बहुत सारी वेबसाइट पर प्राइसिंग नहीं है। तो क्या हर कंपनी को एक पारदर्शिता लाना चाहिए और अपने प्राइसिंग डालना चाहिए? हाँ, क्या आपका सोचना है? एक्चुअली देखिए, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रूल्स हैं MRPs को लेके, आप भी देखते ही हैं। तो प्राइसिंग को लेके जितना पारदर्शिता होगा, मुझे लगता है कि केवल ट्रैक्टर्स के लिए ही नहीं, एक आप अगर बिस्किट का 5 रुपए का भी एक पैकेट खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर भी प्राइसिंग अच्छे से मेंशन होती है ना। तो वो भी ट्रैक्टर्स में भी वो चीज़ होना चाहिए और आइडियली अभी ब्रांड्स उस तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो चीज़ समय के संग और इम्प्रोवाइज होगी। बहुत अच्छे उसमें लोग काम कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं और अब किसान भी बहुत अच्छे से अवेयर है कि क्या प्रोडक्ट का 45 HP का ट्रैक्टर है तो उसका प्राइस मोर और लेस कितना होना चाहिए, इसमें क्या फीचर्स हैं। कई बार तो किसान आके हमको प्राइसिंग बता देता है कि भाई ये प्राइसिंग का ट्रैक्टर होना चाहिए। हाँ, वही क्या है कि जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में प्राइसिंग नहीं है बहुत सारी वेबसाइट पे। अब क्या होता है कि जैसे बोले MP में ये ट्रैक्टर इतने कीमत का है, वही महाराष्ट्र में इतने कीमत का है और वो जाकर कहीं और कीमत का बढ़ गया। तो किसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या है कि किसान के पास में चैनल बहुत सारे हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग तो उसको कहीं ना कहीं कंफर्म हो ही जाती है। नहीं हो जाती है तो उनको किसान द्वारा पता चल जाता है कि भैया हमको इतने में पड़ गई। तो मेरा भी यही प्रश्न है कि जैसे अभी नया GST अपडेट आया, तो नया GST अपडेट होने के बाद में क्या, जैसा कि आपने बताया कि क्या इस तरफ बढ़ जाना चाहिए हर कंपनी को कि एक प्राइस डाल दो आपका, है ना, और जो भी उसका वेरिएशन हो भी उसमें लिख दो। तो जिससे क्या होगा कि हर किसान को आसानी होगी। वैसे आप तो बता ही रहे हो प्राइस, लेकिन वेबसाइट पर रहेगा तो हमारे लिए भी आसान होगा और किसान भाइयों के लिए भी आसान होगा और कंपनियों के लिए भी आसान होगा और फ्रॉडबाजी नहीं हो पाएगी किसानों का, क्योंकि किसान का पैसा सर आप जानते हो बहुत मुश्किल से आता है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ तिवारी साहब। और चूंकि बाजार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये तो आप मान लीजिए कि मुझे लगता नहीं है कि मतलब आज की डेट में कोई भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग कोई भी डीलर या कंपनी ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है ना। तो अगर कोई किसान अगर आज सोच रहा है कि मुझे 50 HP का ट्रैक्टर लेना है और आज वो 3-4 डीलरशिप्स पे जाके ट्राई करते ही है तो उसको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या प्राइस है। तो कोई भी डीलर या कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा मार्जिन तो नहीं ले पा रही है, तो किसी किसान के संग
बहुत कम परिस्थिति में ऐसा होगा कि कोई उससे बहुत ज्यादा पैसा ले ले। 10,000 5,000 टाइप्स चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, है ना। और वो भी आप भी समझते हैं कि उसमें शायद ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजों का, या कई ट्रैक्टर्स में एक्सेसरीज जो होती है, कई कंपनीज एक्सेसरीज में कुछ चीजें देती हैं, कुछ चीजें नहीं देती हैं, तो वो डीलर लोग वो जो एक्सेसरीज है वो अलग से मंगा के और ट्रैक्टर को फिटमेंट करके देते हैं। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें। प्लस डीलर वहाँ पर आपको किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं तो हमेशा, मतलब जब मैं ट्रैक्टर डीलरशिप के टाइम पर जब भी मैं था, तो मैं हमेशा किसान को एक चीज़ ये बोलता था कि आप कभी भी किसी से ट्रैक्टर जब आप खरीद रहे हो, तो चूंकि ट्रैक्टर लेना ऐसा नहीं है कि आप हर दिन उसको खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर का डिसीजन आप लेते हैं तो एक बड़ा टिकट का डिसीजन होता है। बड़ा टिकट मतलब बोलते हैं कि हाई टिकट साइज है, मतलब 6 लाख 7 लाख रुपए की कीमत की चीज़ किसान लेता है। और वो जब वो चीज़ लेता है तो वो कम से कम आज की तारीख में भी मुझे लगता है कि शायद 5 साल 10 साल 8 साल एवरेज उस ट्रैक्टर को वो चला रहा है। तो वो जब लंबे समय के लिए ले रहा है तो प्राइसिंग के बजाय उसको ये देखना चाहिए कि जिस जगह से मैं ट्रैक्टर खरीद रहा हूँ वहाँ पर डीलर वो कितना मजबूत है, कितना डीलर पुराना है, उसकी सर्विसेज की क्या सुविधाएं हैं। सही बात है। और डीलर उसकी प्रॉब्लम के समय खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज की डेट में एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई है कि किसान फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहा है। वो ट्रैक्टर को सिर्फ कल्टीवेटर के साथ यूज नहीं कर रहा है, वो ट्रैक्टर को रोटावेटर के संग भी यूज कर रहा है, स्ट्रॉ रीपर के संग भी कर रहा है, रीपर बाइंडर भी लगा रहा है, थ्रेशर भी लगा रहा है, हार्वेस्टर भी चला रहे हैं। तो किसान को ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रैक्टर खरीदने के बाद उसको शुरू के 6 महीने या 1 साल में जरूरत ना पड़े। वो डीलरशिप पर कुछ ना कुछ ट्रैक्टर्स में समस्याएं आती हैं। समस्याएं नहीं कहूंगा, एग्जैक्टली समझ का एक इशू होता है कि मुझे कौन से गियर में ट्रैक्टर चलाना है, या मुझे इसमें मेंटेनेंस का क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसको डीलरशिप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उस स्थिति में जो प्राइसिंग की जो चैलेंजेस हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब आपने इधर उधर से ट्रैक्टर लेते हैं तो वहां ये समस्याएं उखड़ के सामने आ जाती हैं। फिर आपको किसान को सपोर्ट नहीं मिल पाता उस तरीके से जो उसको मिलना चाहिए, और वो चीजें फिर कहीं ना कहीं खराब दिशा में जाने लगती हैं। तो मेरा तो हमेशा यही रहा है कि कभी भी कोई भी किसान अगर कोई चीज खरीद रहा है, केवल ट्रैक्टर नहीं कुछ भी खरीद रहा है, तो वो उसको निश्चित तौर पे ये देखना चाहिए कि बेशक टीवी भी खरीद रहा है तो उसको ये देख लेना चाहिए कि सर्विस सेंटर की क्या फैसिलिटीज हैं, मैकेनिक्स कितने अवेलेबल हैं या नहीं हैं, मैकेनिक हैं तो वो ट्रेंड मैकेनिक हैं कि नहीं हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए तो नहीं है। तो उस चीज़ों से उसको निर्णय लेने में आसानी होगी। और जब वो 6 लाख रुपए की चीज़ खरीद रहा है तो उसको शायद 10,000 या 5,000 के कारण अपना निर्णय बदलना नहीं चाहिए। तो ये मेरा एक बहुत स्ट्रांग सोच है। बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर। हर काम को करने में चैलेंजेस तो आते ही हैं, बिल्कुल, और कठिनाइयाँ भी आती हैं जी। जैसा हमें मालूम पड़ा कि आप IITian हो, ठीक है? नहीं IITian नहीं है सर। भाई साहब हैं शिवांकुर जो है, एक्चुअली हम 3 भाई हैं। हाँ। तो मैं जो हूँ, मेरी इंजीनियरिंग LNCT भोपाल से हुई, ठीक है। और फिर मैंने MBA किया। हाँ। और MBA करने के बाद मैंने जैसा आपको बताया कि सीधा जाके डीलरशिप पे बैठ गया। तो कोई IITian नहीं हूँ, मैं क्लियर कर दूं। हाँ, पेशे से इंजीनियर जरूर हूँ। इंजीनियर है ना। हाँ, शिवांकुर भाई है। तो शिवांकुर जो है वो SDS ITS इंदौर से पास आउट है। और जो मेरा बीच वाला भाई है वो MA NIT भोपाल से पास आउट। हाँ, यस। जैसे इंजीनियर हो, यहाँ पे अपन आ जाते हैं। यस। किसान का सेक्टर, खेती, ट्रैक्टर, बहुत सारी चीजें है ना। आजकल क्या होता है, जब आप इसकी बातें करो ना तो लोग इसको बहुत लो लेवल पे सोचते हैं, ठीक है? जब आपने सोचा होगा कि यार हम एक ट्रैक्टर ज्ञान नाम की वेबसाइट बनाएंगे, कहीं ना कहीं आइडिया आपने लोगों को परिवार में डिस्कस किए होंगे, लोगों से करे होंगे, तो क्या कुछ रिएक्शन आया था लोगों का कि यार ये मत करो, नुकसान हो जाएगा, कुछ ऐसा चीज आई? इसमें बहुत 2 स्टोरी है। हाँ, तो वो दोनों स्टोरी बहुत गजब है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ। वो स्टोरी तो, एक स्टोरी तो उसमें से आज भी लागू है। तो जब आप, ये चीज बिल्कुल जायज है कि जब भी आप कोई चीज नहीं करने जाते हो तो आपको 2 तरह के लोग मिलते हैं जीवन में। एक आपको पुश करेंगे कि नहीं आप आगे बढ़ो, कुछ करो, हम देखते हैं इसमें क्या होता है, हम आपके साथ हैं। और एक लोग वो मिलेंगे, अरे यार ये क्या कर रहे हो। तो हमारे संग ये दोनों चीजें हुई। तो दोनों पहलू बताता हूँ। इसमें अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली हमेशा से बहुत खुले विचारों की रही है। तो उनका हमेशा, मेरे खास तौर से मेरे फादर का हमेशा ये सोचना रहा है कि आप जो भी करें आप स्वतंत्र हैं, बस अच्छा करें और ईमानदारी से करें, मेहनत से करें। तो ये मेरे फादर की सोच रही है। तो उन्होंने तो हमेशा ये पुश किया कि आप जो सोच रहे हैं आप करिए, मैं आपके साथ पीछे खड़ा हुआ हूँ। वो जितने पढ़े लिखे थे, जो उनका अनुभव था, जितनी उनकी शिक्षा थी, उस हिसाब से उन्होंने हम सबको तो यही सिखाया। दूसरा पहलू,
दूसरा पहलू ये है कि लोगों ने बोला यार 2016 के टाइम पे तिवारी साहब, आप सोचो कि उस समय इंटरनेट और जियो ये सब आए थे, इंटरनेट बिल्कुल चरम पे पहुंच रहा था आज से 10 साल पहले, आप सोचो ना। करेक्ट। तो लोग हमसे बोलते हैं यार किसान इंटरनेट यूज करता है। और उसी समय का मैं डीलरशिप का एक वाकया आपको बताता हूँ। मेरी डीलरशिप पे एक किसान आया, एक छोटा सा फोन लेके। वो फोन लेके उसको एक थ्रेशर चाहिए था। हाँ। और मैं इम्प्लीमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगता था इम्प्लीमेंट, जब किसान इम्प्लीमेंट की बात करता था, क्योंकि ट्रैक्टर की बात सब करते हैं। और कोई किसान अगर इतना जानकारी रख रहा है कि उसको थ्रेशर चलाना है या रोटावेटर, उस समय तो रोटावेटर भी लोग उतना नहीं लेते थे 10 साल पहले आज से। तो वो किसान ने, उसको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, लेकिन वीडियो देखना आ रहा था। और उसमें वॉइस सर्च जो होता है, जिसमें हम लोग आज की डेट में ओके गूगल या सीरी या एलेक्सा कह रहे हैं जिसको, तो उस किसान ने अपने फोन में ये डाला कि उसको पहले से कीवर्ड पता था कि मेरे को ये फलाना थ्रेशर चाहिए। तो उसने वो बोला और उसने मुझे दिखाया कि भैया मुझे ये वाला थ्रेशर चाहिए। तो कुछ तो भी अरेंज करके, वो थ्रेशर तो मैं उसको नहीं दे पाया, पर मुझे ये समझ में आया कि किसान के पास दिशा तो है, सोच तो वो रहा है, पर उसको सही उस दिशा को और अच्छे से दिशा में कोई मोड़ नहीं पा रहा है। करेक्ट। तो वहां से चीजों का उदय होना शुरू हुआ कि यार नहीं यार, ये चीज तो करनी चाहिए यार, किसानों के पास जानकारी होनी चाहिए। तो ये होती गई, तो दोनों तरह के लोग मिले। किसी ने आपको ये भी बोला कि यार किसान इंटरनेट यूज करता है कि यार तुम ये क्या बना रहे हो भाई। कई लोग तो आज भी बोल देते हैं कि भाई किसान इंटरनेट यूज करता है यार, ट्रैक्टर ज्ञान में कितने ही लोग आते होंगे। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि साल में हमारे पास 4 लाख लोग लीड जनरेट कर रहे हैं कि हमको ट्रैक्टर खरीदना है। मैं उनको कैसे बताऊं कि हमारे यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा इंप्रेशंस हैं, लोग हमें इंटरनेट पर देख रहे हैं। मैं उनको ये कैसे बताऊं कि हमारे वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो ये चीजें ना, मतलब अब बहुत स्प्रेड हो गई हैं, और अब किसान भी बहुत अच्छे से अवेयर है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई भी ट्रैक्टर खरीदते समय या कोई भी खेती बाड़ी से रिलेटेड मशीनरी खरीदते समय, तिवारी साहब आप देखते होंगे कि बहुत सारे किसान आपके चैनल पे आके ये डिसीजन बनाते होंगे कि यार मुझे कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर लेना है, या हार्वेस्टर लेना है या नहीं लेना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं और जो हमको पूछते हैं कि क्या करना है, तो हम ट्रैक्टर ज्ञान में उनको कंपेयर की फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि भाई आप आके ट्रैक्टर कंपेयर कर लीजिए। अभी हमने रिसेंटली ड्रोन्स भी उसमें लेके आए हैं, क्योंकि अब ड्रोन्स, चूंकि आप भी देखते हैं कि आज की डेट में आप देखिए ना कि जो क्या बोलना चाहिए, जो स्प्रेइंग करते हैं फसलों के ऊपर, जो वो बहुत ही मेहनत भरा काम है और स्प्रेइंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आजकल ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसमें। तो हम लोग ड्रोन्स भी लेके आए, हम किसानों को उस दिशा में भी जागृत कर रहे हैं कि भाई आप ड्रोन्स को भी यूज़ कीजिए। तो बहुत सारी ये मल्टीपल चीज़ें हैं। तो जीवन में दोनों तरह के लोग मिलते हैं तिवारी साहब। अब आइए आपको तय करना है कि आप कौन से वाले लोगों की तरफ जाके देखते हैं कि भाई हमको अच्छा करना है या नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर यही काम अगर अपन कार सेक्टर में करते, ठीक है, कार ज्ञान चैनल बनाते, तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं ना। लेकिन ट्रैक्टर की इंडस्ट्री अभी भी लोग वही सोचते हैं कि यार क्या ही होगा इसके अंदर। और अगर देखा जाए तो आज 70% इंडस्ट्री जो है भारत की वो कृषि पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बात से सहमत हूँ। और केवल ट्रैक्टर नहीं, आप तो सोचिए ना तिवारी साहब की ट्रैक्टर देश के अंदर मतलब 9-10 लाख साल का ट्रैक्टर बिक रहा है। और ये नई की बात कर रहा हूँ मैं। और आप ये देखिए कि हर साल ये इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है। अब ये तो केवल ट्रैक्टर की बात है। अब ट्रैक्टर के अलावा जो इससे रिलेटेड मशीनरी हैं, चाहे वो फिर रोटावेटर्स हो, थ्रेशर्स हो, कल्टीवेटर्स तो खैर बहुत समय से चल ही रहे हैं, हार्वेस्टर्स हो, ये सब आप देखिए इनकी इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ कर रही है। और मैंने वीडियो भी किया था हार्वेस्टर पे कि पहले से अभी कितना उछाल आया है मार्केट में। पहले लोग कम खरीदते थे हार्वेस्टर, अभी इतनी सारी कंपनियां हार्वेस्टर ही बना रही हैं। बिल्कुल, ट्रैक्टर से ज्यादा कंपनी हार्वेस्टर बना रही है। आप देखेंगे तो ट्रैक्टर से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में हार्वेस्टर है, जबकि ट्रैक्टर से कम 4 से 5 गुना कीमत का हार्वेस्टर होता है ना। 30-35 लाख शुरुआती 30 लाख से होती है हार्वेस्टर की, 30-35-40 लाख का आपको एक हार्वेस्टर मिलता है। बिल्कुल। और मतलब भारत में है, स्कोप है, अभी बहुत है। इसको फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में बहुत स्टडी आपको मिलेंगी। और फार्म मैकेनाइजेशन की भी अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में इन सारी मशीनरी के जो यूजेस हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए हैं। हार्वेस्टर की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना हो चुकी है। इस बार भी मुझे लगता है कि शायद दोगुनी हो जाएगी पिछले वर्ष की तुलना में। रोटावेटर्स की भी बात करें तो आज की डेट में रोटावेटर व्यक्ति ऐसे खरीद रहा है जैसे थोड़े समय पहले कल्टीवेटर खरीद रहे थे। तो वो रोटावेटर्स खरीद रहे हैं। तो केवल ये चीज़ नहीं है, और
ड्रोन्स का भी बहुत यूज़ होने लग गया है, स्पेशली महाराष्ट्र जैसे कुछ बेल्ट्स में देख रहा हूँ कि हाँ। वहाँ पर ड्रोन्स को बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छी चीज़ इन सब में ये है कि अब पढ़े लिखे लोग भी खेती में आ रहे थे तिवारी साहब, वही ये बहुत बड़ी बात है। और कोविड ने लोगों की सोच को बहुत बदला है, मैंने इस चीज़ को लाइव देखा है। मैं अपनी भी खुद की बात करूं तो हम लोग भी खेती में ये सोचते हैं कि यार ये करना है। इस बार हम लोगों ने भी अपने यहाँ पैडी लगाया कि यार नहीं हम लोग धान करेंगे, हमारे यहाँ धान लगा तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, किसानों का लाइफ साइकिल समझ में आया कि धान कितनी मेहनत से लगती है। तो बहुत ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं तिवारी साहब। तो सर जैसे नेक्स्ट प्रश्न अपना यही रहेगा कि मूल निवासी आप कहाँ के हो? ग्वालियर के हो? बिल्कुल ग्वालियर। ठीक है। ग्वालियर के नज़दीक भी एक बहुत छोटी सी जगह है गोहद, वहाँ से हम रहने वाले। बिल्कुल, गोहद कस्बा टाइप का है, छोटा सा कस्बा है। वहाँ आज भी हमारे उधर की सोच है, जैसे मैं भी पास का ही हूँ, आपके इटावा चले जाओ तो उधर का मैं भी रहने वाला हूँ, तो वहाँ लोग प्रेफरेंस देते हैं नौकरी को। भले ये नौकरी आप 15,000 की मिले, 20,000 की मिले, वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन आप कुछ अपने ऊपर करना चाहो, जैसे आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, तो कभी एक ऐसा प्रेशर आया फैमिली से या किसी रिश्तेदार से कि यार नौकरी छोड़ दी, ये काम कर रहे हो, नौकरी करना चाहिए था, कुछ ऐसा कभी बना तीनों भाइयों के साथ में? फिर से वही तिवारी साहब कि आप जब कोई चीज़ करने जाते हो तो आपको जीवन में दोनों तरह के लोग मिलते हैं। पर मेरे संग पर्सनली मैं अपना आपको बताऊं तो मैंने तो हमेशा अपना दिल का सुना है। जहां मेरा दिल किया है मैंने हमेशा वो काम किया है, और निश्चित तौर पे ये चीज़ें आती हैं। पर अब जो मुझे लगता है, ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, चूँकि 29 सितंबर 2012 इस दिन मेरी मदर का जन्मदिन होता है। उस दिन मैंने अपनी ट्रैक्टर डीलरशिप ज्वाइन किया था। 2012 से आज हमें 2025 में 13 साल हो चुके हैं। तो 13 साल में मैंने खेती बाड़ी को बहुत तेजी से बदलते देखा, और ये मैं इसका खुद साक्षी हूँ। तो मैंने उन लोगों को भी देखा जो मेरी डीलरशिप पर आए हैं और वो खेती करने के विषय में सिर्फ सोच रहे थे। मेरे बहुत सारे साथ के मित्र हैं जो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे खेती भी करनी है यार, मेरा खुद का एक फार्म होना चाहिए जहाँ पर मैं ये चीज़ें करूँ। मेरे जो डीलरशिप पे जो मेरे कुछ कई सारे किसान थे, उन्होंने अपने खुद के फार्म डेवलप करके उसमें कुछ ना कुछ खेती बाड़ी करके कुछ ना कुछ उगा रहे हैं, चाहे फिर वो धनिया क्यों ना हो या टमाटर क्यों ना हो। तो वो तो है। तो लोग बोलते हैं, पर अब मुझे जो समझ में आया कि अब वो टाइम तो गया जहाँ पर किसानों को बहुत हीन भावना से या उस चीज़ से देखा जा रहा था। अब किसानों को लेके सभी लोगों के मन में बहुत रिस्पेक्ट है। कुछ लोग हो सकते हैं अपवाद, परंतु किसानों को लेके अब लोगों में बहुत रिस्पेक्ट है। और इनफैक्ट आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स ऐसे आते हैं जहां किसान ऐसा बता रहे हैं कि जितनी तुम्हारी सैलरी है उतना तो मेरा डीजल जला देता आता है ना, तो उतना तो मैं डीजल जला देता हूं। तो आप ये देखिए बहुत सारी पिक्चरें भी ऐसी हैं जहां पर ये बताया गया है कि नौकरी में व्यक्ति 30,000 या 50,000 रुपए बड़े महानगरों में जाके कमा पा रहा है, लेकिन खेतीबाड़ी में वो बहुत छोटी चीजें करके ठीक पैसा कमा सकता है। परंतु और बशर्ते वो खेतीबाड़ी को एक बिजनेस की तरह कर रहा है, तो वो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है और बहुत आगे जाने की संभावनाएं भी है। बिल्कुल। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं जैसे चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, आजकल क्या है, बहुत सारे आपके भी कॉम्पिटिटर हैं, नए नए चैलेंजेस आना। ट्रैक्टर कंपनियों में क्या होता है कि कार जितनी ग्रोथ तो नहीं है, आप भी समझते हो। यहाँ के जो लोग हैं वो किसान जैसे ही हैं, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देना, चीज़ें करना, और कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कंपटीशन को कैसे लेके देख रहे हो अभी आने वाले समय में? देखिए तिवारी साहब, मेरा हमेशा कंपटीशन को लेके मानना ये रहा है कि कंपटीशन हमेशा बहुत अच्छा है। अगर आप कल्पना करो ना तिवारी साहब कि कंपटीशन नहीं है। हाँ। अगर कंपटीशन नहीं है तो सबसे पहला दिक्कत आपको आएगा पता है क्या, कि आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे और आप ये सोचोगे कि अब तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो कंपटीशन आपको हमेशा ये मजबूर करता है, आपको हमेशा ये बताता है कि अभी ये चीज़ें और हैं जो आप कर सकते हो। इसमें मैं वकाया बहुत छोटा सा लेना चाहूँगा, छोटा नहीं बहुत बड़ा वकाया है। टेनिस की 2 महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले संन्यास लिया। वो दोनों जो हस्तियाँ हैं, रॉजर फेडरर हैं ऑब्वियसली, और आई थिंक शायद राफेल नडाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ। राफेल नडाल। ये दोनों व्यक्ति जब इन्होंने संन्यास लिया तो दोनों व्यक्ति आजू बाजू बैठे और कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन लोगों ने, बहुत। जब उन्होंने संन्यास लिया ना तिवारी साहब, तो उन दोनों ने एक ही चीज बोली कि हम दोनों ने ना हमेशा एक दूसरे के गेम को ना बेटर किया। अगर नडाल ना होता
तो रॉजर फेडरर शायद इतना अच्छा ना कर पाते, या रॉजर फेडरर ना होते तो नडाल इतना अच्छा ना कर पाते। क्रिकेट में भी बहुत सारे उदाहरण है। अभी हमारे यहाँ की वुमेन्स वर्ल्ड कप में लड़कियों ने जीता है, तो आपने कितना सुना होगा कि आप देखो कितनी इसके पहले की कितनी जनरेशंस उसमें खप गई, तब जाके ये वुमेन वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। बहुत। तो कंपटीशन जो है वो आपको हमेशा ये जगाता रहता है कि आप कुछ और करिए, कुछ नया करिए, कुछ अच्छा करिए। आप कल्पना करो ना कंपटीशन नहीं है तो आपको समझ में आएगा। तो कंपटीशन को मैं हमेशा बहुत हेल्दी तरीके से देखता हूँ। दूसरी चीज ये मैं जरूर मानता हूँ कि बहुत ही नीतिगत और इथिकल चीजें कंपटीशन में होती रहना चाहिए, कर भी रहे हैं लोग। और आज की डेट में मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत अनइथिकल प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग कुछ गलत जानकारी देने लगेंगे तो फिर ये बाजार ही खत्म हो जाएगा। पर जैसा आपका सोचना है तो हर व्यक्ति का सोचना ये होता भी नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर हो उसको खत्म कर दो पहले। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानूंगा। आपकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ पर मार्केट में ऐसी कंपनियां आपने भी सुनी होगी, वो चाहते ही नहीं है कि हमारा कोई कंपटीशन हो। हाँ, हो सकता है। देखिए, सबकी एस्पिरेशंस होती हैं कि हम बहुत अच्छा करें। हमारी भी हैं एस्पिरेशंस कि हम बहुत अच्छा करें और बहुत आगे जाएं। और मैं लेकिन ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि कंपटीशन खत्म हो, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ कि सिर्फ मैं ही बचूं। और जब मैं ही बचूंगा तो उस केस में क्या होगा कि मेरी जो ग्रोथ करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है मैं शायद खुद ही खत्म कर लूँगा। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत अच्छा है और हमेशा होना चाहिए। कभी आपके पास कुछ ऐसा किसी ने कॉल किया हो, कभी बोला हो कि मर्जर कर लो या हमारे साथ काम करो? चलता रहता है तुम्हारी साथ ये सब। जब बाजार में आप होते हो ना तो ये सब चीजें बहुत होती रहती है ना। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम उस दिशा में ना तो कुछ सोच रहे हैं ऐसा, और ना भी कुछ ऐसा सोचा है। हाँ, और बाकी एस्पिरेशनल है। और मुझे लगता है कि समय के साथ आप जैसे लोगों के साथ में, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ में निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। आने वाले समय में क्या देखना चाहते हो किसानों को? कहाँ पर हम क्या और कर पाएंगे? मतलब आने वाले समय में किसानों के लिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो और उनके लिए जो खेती करने के लिए आसानी हो, तो क्या कुछ ऐसा कुछ नया प्लान तैयार किया है आने वाले समय के लिए? हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ना सभी लोग चौतरफा तरीके से प्रयास कर रहे हैं। चाहे मशीनों के निर्माता कंपनियां हो, ट्रैक्टर हो सकते हैं, थ्रेशर हो सकते हैं, कोई भी कंपनीज हो सकती हैं, सरकारें हों, ठीक है, सब अपने अपने तरीके से कुछ कोशिश कर रहे हैं किसानों के लिए करने की। आपके और हमारे जैसे लोग हैं, हमारे वेबसाइट tractoryan.com के माध्यम से या आपके वीडियो कंटेंट के माध्यम से, तो सभी लोग चौतरफा ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को हम और कैसे ऊपर लेके आ सकते हैं। और ये प्रयास कहीं ना कहीं मुझे लगता है सही दिशा में जा भी रहे हैं। आप अभी देखो कि जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि फार्म मैकेनाइजेशन कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस है कि हमको किस तरीके से अपना बिजाई करनी है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये चीज़ें तो हैं और मुझे लग रहा है कि मतलब आगे बहुत अच्छी चीज़ें जा रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें अभी होने भी वाली हैं एग्रीकल्चर में खास तौर से। अच्छा अंकुर भाई, आपने एक चीज़ और देखी होगी, आजकल एक बहुत ही गर्म हॉट एंड केक है कि इतना गर्म मुद्दा है कि आजकल किसान के बच्चे, आपने देखा होगा, टोचन और स्टंटबाजी की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रील का शौक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रील मत बनाओ, लेकिन उस वजह से अभी आपने यूपी घटना सुनी होगी, अभी ताज़ी घटना है इटावा के पास में, कि एक बच्चा एक रोटावेटर कर रहे होंगे, ड्राइवर चला रहा था और बच्चा उसके 15-16 साल का बैठा जाकर पता नहीं क्या हुआ, रील के चक्कर में वो रोटावेटर के अंदर उसका सर चला जाता है। और मतलब आप सोचो, ये एक घटना नहीं हो रहा, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। एक अभी कुछ दिनों पहले एक फेमस यूट्यूबर है, उसके ट्रैक्टर पे बैठ के एक बच्चे की जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है किसान के बच्चे ये गलत दिशा में जा रहे हैं। कभी आप भी ऐसी रीलें देखते होगे, आपके पास भी चीज़ें आती होंगी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ तिवारी जी। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खेतीबाड़ी में ही नहीं है। आप ये देखिए कि जो फ़ोन है वो, हम फ़ोन को नहीं चला रहे हैं, एक्चुअली फ़ोन हमको चला रहा है। करेक्ट। तो ये केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है, ये सभी सेक्टर्स में। तो आप कई जगह देखते होंगे कि आपने मॉल्स के भी ऐसे वीडियो देखे होंगे कि जहां पेरेंट्स फोन में लगे हुए हैं और बच्चा सीढ़ी से उतर गया। इस तरह की चीज आ रही है। ट्रेन में बैठे हैं, बच्चे को कोई और प्रॉब्लम हो गई। तो स्टंट हो या कोई भी ऐसी चीज हो, हम ह्यूमंस हैं, हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो हमको कंट्रोल कर ले। तो सबसे पहले हमको खुद को कंट्रोल करना चाहिए, जो मेरा सबसे पहला मानना है।
दूसरी चीज स्टंटबाजी की जो बात है, निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। किसान लोगों को मैं एक चीज ये भी आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा कि ट्रैक्टर का जो टोचन है उससे कभी भी आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ट्रैक्टर में कितनी पावर है। बिल्कुल। मैं हमेशा जो ट्रैक्टर की डेफिनेशन जो मैं समझता हूं वो ये है कि ट्रैक्टर वो अच्छा है जो किसान का काम जल्दी कर दे रहा है, बेहतर तरीके से कर दे रहा है, कम डीजल खपत में कर दे रहा है। वरना मैंने वीडियोस तो ऐसे भी देखे हैं जिसमें 1 सिलेंडर के ट्रैक्टर ने 60 HP के ट्रैक्टर को खींच दिया है। हाँ, तो उससे ये तो नहीं हुआ कि वो 1 सिलेंडर का ट्रैक्टर ज्यादा अच्छा कैपेबल है। तो इस चीज के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। मशीन की जहां तक बात है, रोटावेटर वाला जो आपने केस बताया, मैंने बहुत निकट से ये चीजों को देखा है। मैं जब भी डीलरशिप पे बैठता था तो मैं तो किसानों को ये भी बोलता था, अभी भी बोलता हूं कि भाई कोई भी मशीनरी आप चला रहे हैं, रोटावेटर और घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें कोई फर्क नहीं, दोनों में ब्लेड्स हैं। हाँ, तो घर के मिक्सर ग्राइंडर में जितनी एहतियात आपको बरतनी है उतनी ही आपको उसमें बरतनी है, जबकि मिक्सर ग्राइंडर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, राइट। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ और मैं तो ये दरख्वास्त भी करूँगा कि हमारे जो भी किसान भाई हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, फ़ोन और रील्स के चक्कर में वो अपना आपा ना खोएं और इन चीज़ों को बहुत नियंत्रण में रखें और जो चीज़ का जो काम है उसी चीज़ को उस चीज़ के लिए उपयोग करें। नहीं, कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जो आजकल आप देखोगे कंपटीशन हो रहे हैं, टोचन के कंपटीशन हो रहे हैं, लोग करवा रहे हैं, सरकार से परमिशन ले रहे हैं और पुलिस बाकायदा जाती है, 1-2 लोग जाते हैं, उनको खुद मालूम नहीं है कि ये इनलीगल है। आपने देखा होगा पंजाब में बैन कर दिया गया टोचन। लाइव में क्या हुआ था कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि वहाँ पे पंजाब के CM भगवंत मान भी बैठे हुए थे, 2023 की बात है, जहाँ पे स्टंट करते हुए एक व्यक्ति की जान चली गई थी। तो उसी दिन से वहाँ पे बैन कर दिया। या कोई सक्सेसफुल हो, हमेशा यही बताया गया है हर मुकाबले में कि यार उन्होंने हमारे साथ में फ्रॉड कर लिया, उन्होंने इसको जिता दिया। तो आपका इतना बड़ा चैनल है, मेरा चैनल है, हम यही चाहते हैं कि हमको इन मुद्दों को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। नहीं तिवारी साहब, देखिए एक तो चीज़ ये तो मैं बिल्कुल मानूंगा, जहाँ पे भी चाहे कोई किसान हो या एक आम आदमी हो, किसी की अगर जान के ऊपर प्रश्न है तो निश्चित तौर पर वो मुद्दों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ तक जैसे आपने बताया कि ये पंजाब में ऑलरेडी बैन हो गया है, तो अगर किसी एक राज्य में ये बैन हो रहा है तो दूसरे राज्यों को भी इस विषय में सोचना चाहिए। तो मैं किसी सरकार पर तो प्रश्न नहीं उठाना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा एरिया भी नहीं है, ना मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। पर हाँ, अगर ये चीज़ों से किसी को तकलीफ है और नुकसान हो रहा है और हित में नहीं है, इससे किसी का अहित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें बंद तो होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं सर। जैसा किसानों को बहुत सारी अभी भी समस्याएं ये हैं कि सही जानकारी ना मिलना। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी फेक जानकारियां वेबसाइट पर पड़ी रहती हैं। आज भी बहुत सारे ट्रैक्टरों को, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो कैटेगरी 55 है, लेकिन उसको अभी भी 55 मतलब 50 HP का ट्रैक्टर 55 के HP कैटेगरी बना के बेचा जा रहा है। और बहुत सारी वेबसाइट का भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत सारी वेबसाइट पे भी ऐसी फेक जानकारी पड़ी रहती है। तो इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे आप? तो इसमें ना ट्रैक्टर के ऊपर ना एक प्लेट आती है, हाँ, उस प्लेट पे सभी कंपनीज अपना पूरा PTO HP किलोवाट ये सब लिखती हैं उस पर। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो उसको निश्चित तौर पर वो प्लेट रेफर करना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़, PTO HP ट्रैक्टर में अमूमन सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है, बेस्ट। तो यदि किसी ट्रैक्टर का इंजन HP उदाहरण के तौर पे 40 HP है ना, या 35 HP है, और PTO पे अमूमन 31, 32 या 30 कुछ इस तरह का PTO HP होता है। अगर 35 HP का ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट ये कहती है 10% लॉस होता है आपका। जैसे कोई PTO HP है, जैसे अगर कोई 45 HP का ट्रैक्टर है, ठीक है, तो 45 HP का 10% लॉस होने के बाद उसका PTO HP निकलना चाहिए। 4.5 HP कम हो जाएगा, 4.5 मतलब 41.5 के आसपास होगा, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो PTO HP इसमें बहुत काम की है। तो कोई भी जब खरीदी का निर्णय कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो PTO HP सबसे काम की चीज़ है, तो उसी को देखकर निर्णय करे तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज़ ये कि जब आप जैसे कोई ट्रैक्टर के पीछे कोई इम्प्लीमेंट जब लगाते हैं तो अमूमन उस इम्प्लीमेंट के ऊपर भी कंपनी से स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि इस ट्रैक्टर के इस इम्प्लीमेंट के लिए इतने HP का ट्रैक्टर सूटेबल होगा। तो अगर आपने इंजन HP के आधार पर ये निर्णय लिया है तो शायद हो सकता है आप कुछ गलत निर्णय ले बैठें। तो PTO HP हमेशा बहुत वाइज और बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा, तो PTO HP देख के किसानों को निर्णय लेना चाहिए।
एक और चीज सर, जैसे आजकल एसएफसी जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है, क्या उसका डीजल की खपत में महत्व होता है? नहीं, निश्चित तौर पे होता है। मुझे लगता है शायद बुधनी की रिपोर्ट तो आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, करते मैं हैं। करता हूँ ना, मैं लोगों को बताता भी हूँ मतलब। लेकिन क्या है, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि एसएफसी का महत्व नहीं होता, इसलिए मैं आप चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप इसमें से प्रकाश डालो, लोगों को और समझ में आएगा कि एसएफसी का मतलब क्या होता है और एसएफसी का क्या महत्व होता है। ये आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है तिवारी जी। मैं आपको अपना खुद का एक अनुभव बताता हूँ। हाँ, जब मैं ट्रैक्टर डीलरशिप पर बैठता था तो हम लोग वहाँ पर फील्ड के डेमो करते थे। तो फील्ड डेमो में क्या होता था कि सबसे ज़्यादा अमूमन किसान का प्रश्न ये होता है कि डीजल क्या खाता हाँ, है ना। जैसे कारों में होता है ना, कितना पीती है, कितना पीती है। ना? तो ट्रैक्टर के केस में तो डीजल कितना खाता है। इसमें मेरे को एक बहुत अच्छा अनुभव सीखने को मिला। तो ट्रैक्टर के संग एक ऑपरेटर मैनुअल आती है, हाँ, किताबें रहती हैं। हाँ, अमूमन किसानों के दिमाग में एक धारणा होती है कि ट्रैक्टर में जैसे गियर होते हैं लो हाई, आजकल लो मीडियम हाई के भी ट्रैक्टर्स आने लग गए हैं। कोई कंपनी एबीसी गियर्स कहती है, कुछ और नाम एबीसीडी देवी आने लगे हैं, इस तरह के आते हैं। तो अब अपन लो और हाई से चलते हैं। कोई उसको लोड कहता है, कोई उसको हाई कहता है, अलग अलग सबकी टर्मिनोलॉजी। करेक्ट। तो अभी किसान क्या सोचते हैं कि लो के पहले गियर में स्पीड कम होगी, लो के दूसरे गियर में थोड़ी सी ज्यादा होगी, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा, जब मैं हाई का पहले लगाऊंगा तो और ज्यादा, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसा किसान सोचता है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं होता है। होता क्या है कि उदाहरण के तौर पे कि लो के पहले गियर में स्पीड है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो हो सकता है हाई के पहले में वो स्पीड उससे कम हो, या उससे ज्यादा हो, संभावनाएं रहती है ना। तो जब हम ट्रैक्टर के डेमो करते थे फील्ड पे, तो चूंकि किसानों की ये धारणा रहती है, वही मेरी भी धारणा थी क्योंकि मैं नहीं जानता था उस समय। तो जब डेमो किए तो हमारे जब कंपनी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले स्पीड चार्ट देखा कि हमारा जिस ट्रैक्टर के संग डेमो किया जा रहा है उसका स्पीड चार्ट क्या बोल रहा है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी दो अन्य अलग अलग कंपनियों के साथ डेमो कर रहे हैं, तो डेमो वो तभी वैलिड होगा जब दोनों ट्रैक्टर की स्पीड सेम होगी। किसी ट्रैक्टर में वो स्पीड लो के दूसरे गियर में मिल सकती है, अन्य कंपनी के ट्रैक्टर में वो स्पीड लो के तीसरे में मिल सकती है। लेकिन किसान क्या सोचता है कि इसमें भी मैंने लो का दूसरा डालूंगा तो इसमें भी लो का दूसरा डालूंगा। अब ये पूरी चीज लिंक होती है डीजल की खपत से और ट्रैक्टर के काम करने की क्षमता से। तो वहां पर जो एसएफसी है वो पॉइंट बहुत काम का आता है। तो जब भी कोई भी किसान ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय ले रहा है तो वो ये देखे कि मैं कितने P2 HP का ट्रैक्टर देख रहा हूँ। अच्छा, तो वो चीज मेरे दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो गई। तो जब ये चीज सेट करी तो मुझे उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि जब ये डेमोस्ट्रेशंस होते हैं या आप बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखते होंगे जहां पे आप देखेंगे किसी एक कंपनी के ट्रैक्टर ने दूसरी कंपनी के ट्रैक्टर को हरा दिया, लेकिन एक्चुअल में उसमें परिस्थिति क्या हो रही होती है। कई बार मैं देखता हूँ कि उस ट्रैक्टर की लो के दूसरे में या लो के तीसरे गियर में स्पीड ज़्यादा होती है और उसमें लो के गियर की स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो दूसरे ट्रैक्टर में अमूमन क्या होना चाहिए था कि स्पीड को मैच करना चाहिए, है ना। ये हर व्यक्ति की चाल अलग अलग होती है तिवारी साहब। आप हो सकता है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहे हैं, मैं हो सकता है 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहे हैं। सही बात है। तो मेरी स्पीड और आपकी स्पीड मैच होना चाहिए, तब हम देखेंगे कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए आप ओलंपिक्स वगैरह में भी देखते हैं ना, तो वहाँ कैसे कंपटीशन होता है। इसका सीधा मैं बताऊं, इसका सीधा महत्व होता है टॉर्क से। बहुत सारी चीजें। 50 HP का टॉर्क जो ट्रैक्टर का होता है, क्या हर 50 HP ट्रैक्टर का टॉर्क समान होता है? कभी नहीं होता है। सब कंपनीज के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे अंदर हम 50 किलो के वजन के जरूर हैं, हाँ, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता और ताकत अलग अलग होती है। बिल्कुल ऐसे ही ट्रैक्टर के अंदर है भैया कि अगर किसी के अंदर ताकत ज्यादा होगी तो ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा। जैसा आप बता रहे हो भैया, पहला गियर पहला लो में दोनों आप चला रहे हो, शायद उसका टॉर्क ज्यादा हो तो वो ज्यादा स्पीड से काम करेगा और इसका टॉर्क कम हो तो ये कम से काम करेगा। बिल्कुल। एक्चुअली जब ट्रैक्टर्स की भी बात होती है ना तिवारी जी, तो मैं इसमें ये मानता हूँ कि एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। P2 HP भी बहुत काम की चीज़ है, SFC भी बहुत काम की चीज़ है, स्पीड चार्ट जो है वो भी बहुत काम की चीज़ है, और टॉर्क की जो आपने बात की वो भी काम की चीज़ है। तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि इनमें से कोई सी एक चीज़ अगर मैं हटा दूं तो उसके बिना ट्रैक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, आप नहीं कह सकते। तो सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और ट्रैक्टर वो अच्छा है जो इन सभी कॉम्बिनेशन को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके किसान के कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उसको दे पाए। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके हिसाब से ये 4 का जानकारियाँ वैसे कुछ होती हैं पर कहीं कहीं नहीं होती हैं। 4 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ट्रैक्टर के, पहला P2 पावर जी, दूसरा SFC, तीसरा टॉर्क
और चौथा हो गया बैकअप टॉर्क। ये 4 चीजें में से अक्सर ये 2 चीजें, टॉर्क और बैकअप टॉर्क, ये कंपनियां मैनुअल पे भी नहीं देती हैं। बहुत कम लोग अभी टॉर्क लिखने लगे हैं, वैसे वो भी नहीं देती हैं। तो क्या ये चीज़ें कंपनी को दर्शाना चाहिए, अपनी वेबसाइट पे खुल के आ जाना चाहिए सामने कि भैया इसका बैकअप टॉर्क कितना है, टॉर्क कितना है? क्योंकि किसान को क्या है कि सर सारी जानकारी अगर मिल जाएगी तो भ्रमित नहीं होगा। हाँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ किसी ने ध्यान न दी। बाकी मुझे ऐसा लगता है, चूंकि हम लोग देखते हैं वेबसाइट्स को ट्रैक्टर कंपनीज की, तो ज़्यादातर कंपनीज अब ये चीज़ों को दर्शा रही हैं। ज़्यादातर पर बैकअप टॉर्क आपको नहीं मिलेगा, वो केवल उन्हीं का मिलेगा जिनका अच्छा आया है, परफॉर्मेंस हुआ है। वो अलग हाईलाइटेड करते हैं। तो इसमें तिवारी साहब आपकी मास्टरी है, क्योंकि आप बुद्धि की रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं। हमने बहुत इतने गौर से नहीं देखा। हाँ। हम तो कई बार आप ही के चैनल को रेफर कर लेते हैं कि अच्छा हाँ तिवारी साहब ने ऐसा बोला है, तो ये रिपोर्ट में देख के बोला होगा। क्या होता है कि बहुत सारे किसानों को प्रश्न आते हैं। पहले वही होता था, देखो भारत में पहले क्या होता था कि आज भी हो रहा है, अभी खत्म हो गया है पर कम हो गया है। पहले व्यक्ति थोड़ा सोचता था यार कि पड़ोसी हमारा ट्रैक्टर लेके आया है 14 के टायर में, मैं इससे बड़ा लेके आऊँगा, मैं इसके लिए 16 के टायर में लेके आऊँगा, ये 45 का लेके आया 50 का लेके आऊँगा। ठीक है, तो कंपनियों ने भी कहीं वहाँ घुमाना चालू कर दिया। अब आपने आजकल एक नया शब्द सुना होगा, रेंज, HP रेंज। हाँ, HP रेंज। कंपनियां कभी खेलती ये बोलती हैं, जैसे आज कोई भी एक नया एग्जांपल लेता हूँ कि वो ट्रैक्टर शायद 47 HP का है अगर P2 HP के हिसाब से देखा जाए, पर कंपनी उसको कितना लिख देती है, 50 रेंज। ठीक है, मतलब वो उसको सही बताती नहीं है कस्टमर को कि यार ये ट्रैक्टर इतने HP का है। करेक्ट। तो इसमें तो मेरा तो वही वापस से यही कहूंगा कि सबसे बेस्ट है कि प्लेट देखो ट्रैक्टर का बस, और फिर निर्णय लो। तो मुझे शायद कंपनियां, मुझे क्योंकि सारी कंपनियां ट्रैक्टर में अपने देश में ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज हैं। हाँ, तो कोई कंपनी इस मानसिकता के संग सोचती है कि हमें किसी के संग कुछ गलत करना है, तो शायद ऐसा बहुत कम होगा, शायद ही ऐसा कभी कोई सोचे। कंपटीशन का भावना सर, मैं गलत नहीं सोचती कंपनियां। हाँ। जैसे क्या होता है ना कि यार इस कंपनी ने 45 कैटेगरी बता दी तो हम इसको 50 कैटेगरी बता दें, जैसे स्टिकर लगा देते हैं ना कंपनियां, वैसे कायदे में जो उनकी ओरिजिनल प्लेट होती है वो वही होती है, P2 पावर वाली, जिसमें P2 मिलेगा, SFC मिलेगा, मॉडल मिलेगा, ट्रैक्टर का इंजन नंबर मिलेगा, चेसिस नंबर मिलेगा, सारी जानकारी उस प्लेट के अंदर ही होती है। और हमेशा मैं किसान भाइयों से ही बोलता हूँ कि आप प्लेट पहले देखो, प्लेट में जो जानकारी है वो सही जानकारी आपको मिलेगी। तो यही अपनी है कि यार आने वाले समय में सर और क्या सोच रहे हैं कुछ नया किसानों के लिए? हाँ, अभी हमने एक और सॉल्यूशन बनाया है, हाउस ज्ञान। तो किसानों के साथ साथ आपने तिवारी जी देखा होगा कि अब किसान भी अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं डीलरशिप पे जब बैठता था तो मैं बहुत सारे, मेरे पास ऐसे यंगस्टर्स के फ़ोन आते थे, कई बार बॉयज़ के, कई बार गर्ल्स के भी ऐसे फ़ोन आते थे जहाँ पर वो लोग ये बोलते थे कि सर मेरे पापा को ट्रैक्टर लेना है, वो उतने पढ़े लिखे तो नहीं है, बट हम पुणे में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप हमको बताइए कि क्या इसमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। तो ट्रैक्टर ज्ञान को बनाते समय ना हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें भी थी कि कोई भी व्यक्ति जो लेमैन है, जो आपने बोला ना आई बटन हमारे ट्रैक्टर ज्ञान का, तो हम लेमैन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रैक्टर का टाव ही नहीं पता, और वो अगर हमारी वेबसाइट पर आके देखे तो उसको इतना समझ में आ जाए कि ट्रैक्टर में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो देखने चाहिए। तो जो आगे आने वाली चीज़ें जो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो केवल किसानों के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो रूरल देश है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना रूरल इंडिया, भारत, एग्जैक्टली भारत, तो उस जनता के लिए अभी हमने एक और सॉल्यूशन बनाया है, वो है हाउस ज्ञान। हाउस ज्ञान में हम क्या कर रहे हैं कि अभी भी आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्किटेक्ट को अफोर्ड करना या प्लानिंग के जो बंदे होते हैं उनको या इंजीनियर्स को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट घर बनाने के लिए अगर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हायर करने का सोचता है तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी यानी कि उनकी पैसे की रेंज से वो बाहर हो जाते हैं। और अमूमन आर्किटेक्ट्स को और इन लोगों को ऐसा माना जाता है कि ये जो बड़े लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए आर्किटेक्ट्स बने हैं। तो हमने हाउस ज्ञान में क्या किया है तिवारी जी कि वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छे से अपग्रेड कर सकें, तो उसके लिए हमने जो सोल्यूशन बनाया वो है hausegyan.com। वहाँ पर Tier 3 Tier 4 के जो छोटे से शहर हैं या कस्बे हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो वहाँ पर आकर 499 रुपए की रेट में 2 से 3 ड्राइंग्स हमसे ले सकते हैं। वाओ। उसका जो इंटरफेस है
जो वेबसाइट है प्लस हमारा मोबाइल ऐप भी है, दोनों को हमने इतना आसान बनाया है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है तो वो वॉइस रिकॉर्ड करके भी अपनी ज़रूरत बता सकता है कि हम अपने घर को इस तरीके से बनाने का सोच रहे हैं, हम ये चीज़ चाहते हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी व्यक्ति केवल किसी एक ठेकेदार को बुला के ऐसे बात ना करे कि यहाँ पर किचन बना दो, यहाँ पर एक बेडरूम बना दो, यहाँ पर सीढ़ी लगा दो। बिल्कुल, वो हाउस ज्ञान पर आकर ये देख सकता है कि मैं अपना प्रॉपर नक्शा मेरा क्या होना चाहिए, जिसमें वास्तु का भी ध्यान रखा गया हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया हो कि सूरज सुबह कहाँ से निकलेगा, रोशनी कितनी आनी चाहिए, वेंटिलेशन कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो इन जैसी छोटी चीज़ों का भी जो ध्यान रख सकते हैं वो आपको सोल्यूशन हमारे हाउस ज्ञान पे मिलेगा। तो अभी उस दिशा में हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि ट्रैक्टर ज्ञान में जिस चीज़ को करने के लिए हमको 4-5 साल लग गए, हाउस ज्ञान में वो चीज़ हम 3-4 महीने में पहुँच गए हैं। वाह वाह। तो वो चीज़ मतलब आप लोगों के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छी चल रही है। और ट्रैक्टर ज्ञान की भी अगर मैं बात करूं तो ट्रैक्टर ज्ञान में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अभी हम लोग एस्पिरेशनल चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अभी तो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। समय के संग आप जैसे लोगों का भी हम मार्गदर्शन लेके उसमें इनपुट लेंगे। सबसे पहले टेस्ट और ट्रायल के लिए तो आप ही के पास आएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि ट्रैक्टर ज्ञान की मोबाइल ऐप कब आ रहा है? इसका जरूर आपके माइंड में होगा कि कब करना है, और आएगा जरूर, ये हमें मालूम है। चल रहा है ऑलरेडी काम चीज़ों के ऊपर। मैं वही और बहुत जल्दी आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलने वाली है। हाँ, मतलब आएगा। हाँ निश्चित, कमिंग सून है। हाँ, और मतलब उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लेके आ रहे हैं जो शायद इंडस्ट्री में अभी तक नहीं हुई हैं। एक चीज़ तो मैंने जो बोली है वो तो जरूर करना है। कौन सी वाली, एक बार वापस से बता दो। किसान भाइयों से सीधा फेस टू फेस बात करो, आपके फेवरेट यूट्यूबर से बात करो। बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, आपसे डायरेक्ट, मतलब भारत के जितने भी चुनिंदा यूट्यूबर्स हैं जिनसे आप बात करना चाहते हो बट आप कर नहीं पाते हो, तो ट्रैक्टर ज्ञान आपको बहुत जल्द एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाला है जिसपे थोड़ा सा कॉस्ट रहेगा, पहले बता दूं, मिनिमम, क्योंकि बोलते ना बिना धन के कुछ भी नहीं होता है ना। बहुत मिनिमम फीस में आप भारत के टॉप लेवल के यूट्यूबर से बात कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मतलब एक्सपर्ट्स, मैं तो बोलूँगा यूट्यूबर से ज़्यादा बेहतर शब्द होगा एक्सपर्ट्स। हाँ, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी एक्सपर्टीज़ है। और मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब आप ग्राउंड लेवल पर इतने सारे ब्रांड्स के साथ वीडियो कंटेंट बनाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अनुभव हो जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है। हालांकि ग्राउंड लेवल की चीज़ें कई बार अलग हो सकती हैं, पर फिर भी 100% तो नहीं, बट हाँ पूरी कोशिश करेंगे कि आप जैसे किसान भाइयों को हम लोग बहुत एक ग्राउंड लेवल की और बहुत डिटेल्ड और अच्छे से जानकारी अपने इन चीज़ों के माध्यम से दे पाएँ। ये आइडिया तिवारी जी ने दिया है, तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर बहुत जल्द काम कर रहे हैं और करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली हैं। सर, अगला प्रश्न ये है, जैसे कि बहुत सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे होती है, पीटी होता है, एचपी होता है, और ये भी होता है कि हम 50 एचपी जैसे आपने डाल रखा है, अब वेबसाइट की बात करेंगे 50 एचपी बेस्ट ट्रैक्टर, तो कंपनी का भी कभी दबाव आता है कि यार हमारा ट्रैक्टर बेस्ट दिखा दो, क्योंकि बहुत सारी जगह हो रहा है ऐसा। अभी मैं आपको एक रिसेंट की केस बताता हूँ, फिर आप मुझे आंसर देना। ठीक है। अभी हम एक मेले में गए, तो मेले में जैसे ही हम घुसे, शिवांकुर भी हमारे साथ में थे, तो जब मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया है ट्रैक्टर कंपनी वालों को, नाम नहीं लूंगा मैं, तो उनको लगा कि ये किसी और वेबसाइट वाले हैं, और उस वेबसाइट पे उनके ट्रैक्टर के बारे में बहुत फेक जानकारियां पड़ी हुई है। अच्छा, ओके। फिर दूसरा उन्होंने ये बोला कि यार अगर हमारे लेवल पे कोई इंक्वायरी आती है, मैं बहुत बड़ा प्रश्न बोल रहा हूँ, हमारे लेवल पे कोई इंक्वायरी आती है, जैसे कि मान लो ABCD कोई ट्रैक्टर है, कोई किसान ABCD ट्रैक्टर खरीद ना पा रहा है, लेकिन वो आपके मेंबर नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उस जानकारी को, तो ये क्या हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, या अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा है तो क्या हम उस चीज को सेपरेट कर देते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए? मान ले आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई यदि ट्रैक्टर ब्रांड हमारे साथ नहीं जुड़ा है, हाँ, तो उस स्थिति में क्या हम उस ब्रांड के संग कोई पार्शियलिटी या कुछ इस हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो तिवारी साहब, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा दो तरह के लोग मिलते हैं, है ना, तो हम इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हैं। और जब अपना ये चीज़ पॉडकास्ट शुरू हुआ था तो हमने बोला था कि मेरे फादर ने और हमें सब लोगों ने एक ही चीज़ सिखाई है कि मेहनत और ईमानदारी, इससे आप बहुत कहीं आगे जा सकते हो। तो ये दो चीज़ों का दामन नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने 4 दिन ना स्टेट बैंक की ट्रेनिंग मेरी हो रही थी।
और मैंने चौथे दिन छोड़ दिया था। तो जब मैंने वो छोड़ी ना तिवारी साहब वो चीज़, तो मेरे दादाजी ने ऐसे ही मुझे बाजू में बिठाया था और मेरे दादाजी ने एक बहुत ही अच्छी सीख मुझे जीवन की दी थी। उन्होंने मुझे ये बोला था कि बेटा एक चीज़ आप याद रखना, किसान का पैसा नहीं, अच्छा पहले उन्होंने मुझसे बोला कि नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा हाँ छोड़ दी। बोले नौकरी नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करूँगा। तो बोले अब क्या करोगे? तो मैंने कहा अब एजेंसी चलाएंगे, ट्रैक्टर बेचेंगे, किसानों के संग रूबरू होंगे। तो उन्होंने ना मुझे बगल में ऐसे ही बिठा के मुझे बोला कि बेटा एक चीज़ याद रखना कि तुम सारे लोग तो जीवन में अच्छा ही अच्छा देखे हो, ठीक है, सही बात हमने बहुत मेहनत करी है, हम कोसों पैदल चले हैं। कोस का मतलब होता है, आपने देखा होगा, किलोमीटरों पैदल चले हैं। एक कोस में 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर होता है। और मतलब उनकी भाषा में उनको बंजी कहा जाता था, और बंजी का मतलब होता है कि अपने सर के ऊपर जो सौदा होती है, हमारे यहाँ सौदा कहा जाता है। सौदा का मतलब होता है कि उसमें रोजमर्रा की जो चीजें होती है खाने की, जिसमें आपका नमक, आटा, गुड़, जो प्रचलित चीजें उस समय खाने की होती थी, वो सर पे रख के, और वो बोलते थे कि हम 50-40 किलो वजन सर पे रख के कोसों पैदल चलते थे। सत्तू भी रहता था, बहुत सारी चीजें रहता था, और उसमें नमक और ये आप जो बताओ शक्कर वक्कर लेके चलते थे। और घर घर जाके जो डोर टू डोर सेल्समैनशिप होती है वो एक्चुअल में वहां करते थे। तो उनने मुझे एक चीज दी थी कि ये ध्यान रखना कि जब तुम सर्दियों में रजाई के अंदर सो रहे होते हो, और अब तुम इतने कैपेबल हो कि तुम हीटर वीटर सब लगा सकते हो, तो जब सो रहे होते हो तो किसान अपनी गेहूं में पानी दे रहा होता है। बिल्कुल भयानक ठंड होती है, अभी हो ही रहा है, कर ही रहा है। दूसरी चीज, जब तुम गर्मी में एसी में बैठते हो और एसी गाड़ी में घूमते हो, उस समय किसान अपनी कटाई कर रहा होता है, जिसको हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो बेटा एक चीज जीवन में याद रखना, धंधा बंद कर देना, लेकिन कभी चीटिंग और बेईमानी मत करना। तो जो ट्रैक्टर ज्ञान का उदय है, जो हमारी टैगलाइन है, उसमें ये लिखा है, जानकारी सही मिलेगी यही, ये लिखा हुआ है ये। अब आपके प्रश्न पे मैं वापस आता हूँ कि क्या ऐसा कुछ होता है कभी? वैसे तो हम आप लोग के आशीर्वाद से सभी ब्रांड्स के संग काम करते हैं, तो कभी इस तरह की परिस्थिति बनी नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थिति अगर कुछ ऐसी क्रिएट हो गई जाने अनजाने में, तो हम हमेशा ब्रांड की जो वेबसाइट है, जो आधिकारिक वेबसाइट है, हमेशा हम उसको रेफर करते हैं। हमारे वेबसाइट पर जो भी जानकारी आपको मिलेगी, हम उन ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट से ही लेते हैं वो पूरी जानकारी, और हमारी टीम उनके जो पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग है वो हम प्रॉपर रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल ब्रांड ने वो जानकारी चेंज कर दी और हमारे वेबसाइट पे पुरानी पड़ी है, तो हम उस पर डेट भी एक लेके चलते हैं कि इस डेट को हमने लास्ट अपडेट किया था, है ना। तो हमारी टीम उसको समय समय पर चेक करती है, और इंटेंशनली तो कभी ऐसा नहीं होता। बाकी हमने उसमें कॉन्टैक्ट का भी एक सेक्शन दिया है कि अगर वेबसाइट पे आपको कुछ तो भी अगर दिख रहा है ऐसा कि जो सही नहीं है या एग्जैक्टली ये होना चाहिए, तो आप हमको वहां पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हमारी टीम उसको क्रॉस चेक करके उसको अपडेट भी करती है। तो इस चीज़ का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि गलत जानकारी किसी भी स्थिति में किसी किसान तक ना पहुंचे। उसके अलावा सर हम एक और काम कर रहे हैं, मैं भी आजकल आपका ही सोर्स यूज कर रहा हूँ, है ना, और उसमें भी कभी कभी ये लगता है कि जैसे अभी हम कर रहे हैं, हर महीने कितने ट्रैक्टर सेल हो रहे हैं इसकी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्लस अभी हमने हार्वेस्टर का काम मैंने भी चालू किया है, बहुत सारे किसान भाई देख भी रहे हैं। तो ये जानकारी कहाँ से सर हमको सोर्स रहता है? क्या ट्रैक्टर कंपनी खुद बताती है या हमारा कोई सोर्स अलग है? क्योंकि क्या है कि कुछ लोग और भी करते हैं रिपोर्टें इस तरीके की, पर डाटा मैच नहीं खाता है। आप भी जानते हो, कहीं ज्यादा बता देते हैं कि यार इतना सेल हो गया, ठीक है, बट भविष्य अपने पास कुछ अलग डेटा आता है। तो ये थोड़ा सा आप किसान भाई बताना चाहेंगे ये सोर्स क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है तिवारी जी, और इस वीडियो के माध्यम से ना ये चीज बहुत लोगों को क्लियर हो जाएगी। वैसे हमारा जो भी डाटा हम रिलीज करते हैं उस पर हम लोग एक एक चीज लिखते हैं डिटेल में। बिल्कुल। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक होती है निर्माता कंपनी, यानी कि जो कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है। फिर उस ट्रैक्टर कंपनी से ट्रैक्टर निकलता है, वो जाता है डीलर के यहाँ, ठीक है। फिर डीलर से वो ट्रैक्टर जाता है किसान के। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में ना तीन पार्टियां इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ट्रैक्टर कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, वो ट्रैक्टर कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को अपनी होलसेल यानी कि थोक बिक्री के आंकड़े जारी करती हैं, ठीक है। थोक बिक्री क्या होती है कि जो ट्रैक्टर निर्माता कंपनी से निकल के डीलर के यहाँ पहुंचा, वो थोक बिक्री हो गई, वो होलसेल हो गई, ठीक है। इंग्लिश में होलसेल कहते हैं, हिंदी में थोक बिक्री कहते हैं।
तो उदाहरण के तौर पर किसी एक ब्रांड ने डीलर, उसके हिंदुस्तान भर में हजारों डीलर होते हैं, तो अपने उन डीलरों को मान लीजिए 50,000 ट्रैक्टर दे दिए, ठीक है, बिल हो गए वो, ठीक है, तो वो एक प्राइमरी सेल्स कहलाती है। दूसरी बिक्री कब होती है कि जब वो ट्रैक्टर डीलर किसान को बेच देता है, और किसान को बेचने के बाद एक चौथी पार्टी अस्तित्व में आती है, वो होती है आरटीओ, और वो ट्रैक्टर आरटीओ में जाके रजिस्टर्ड हो जाता है। तो हम ट्रैक्टर ज्ञान में जो आंकड़े देते हैं, जिसको हम लोग रिटेल सेल्स कहते हैं, एक तो हो गई होलसेल, दूसरी है रिटेल सेल्स यानी कि ये खुदरा बिक्री। तो खुदरा बिक्री यार, जो रिटेल सेल्स होती है वो क्या होती है कि ट्रैक्टर एक्चुअल में किसी किसान ने खरीद लिया है, और ना केवल खरीदा है बल्कि वो किसान के नाम पर रजिस्टर्ड भी हो गया है, तो वो उस ट्रैक्टर के जो आंकड़े होते हैं वो रिटेल सेल्स कहलाते हैं। तो इस चीज से ये पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में क्या डिमांड है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना तिवारी जी की होलसेल जो थोक बिक्री है, अगर मैं निर्माता हूं तो कोई भी निर्माता अपने डीलर्स को कितने भी ट्रैक्टर बिल करके रख सकता है, मानते हैं ये चीज? हाँ, कि अगर डीलर की जरूरत 20 ट्रैक्टर की तो हो सकता है निर्माता ने उसको 25 दे दी हो या 15 दिए। करेक्ट। पर वो ट्रैक्टर का महत्व तो जब है जब वो ट्रैक्टर एक्चुअल में खेत में या मैदान में पहुंच जाएगा बिकने के बाद, और वो किसी किसान के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो हम लोग जो आंकड़े जारी करते हैं वो उन किसानों के आंकड़े नंबर्स जारी करते हैं, जो उन ट्रैक्टर्स के जारी करते हैं जो कि एक्चुअल में आरटीओ में जाके रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मतलब बिक गए हैं और रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो वो चीज एक्चुअल मार्केट डिमांड बताती है। थोड़ा सा इसमें कई लोगों का प्रश्न ऐसा भी होगा कि नहीं इसमें लैग हो सकता है, ट्रैक्टर आज बिका, हो सकता है 10 दिन बाद या 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आरटीओ रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, जो कि वो प्रोसेस होती है आरटीओ, तो नेक्स्ट रिपोर्ट में आ जाएगा वो, तो देखो नेक्स्ट रिपोर्ट में आएगा, आगे भी चलता है, आगे पीछे नहीं चलता, कि वो जो लैग है, प्रतिशत एक लैग है, वो हमेशा रहेगा। हाँ, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई गलत जानकारी नहीं है, उसमें कोई गलत जानकारी का प्रश्न ही नहीं है। और ये जो पूरी जानकारी है शासन के जो आरटीओ के पोर्टल है वहां से लेते हैं। हिंदुस्तान भर में कुछ 1400-1500 आरटीओज हैं जहां से जानकारी लेते हैं। उसमें तेलंगाना राज्य के आंकड़े नहीं आते हैं अभी तक, आगे होपफुली उसके भी आने लगेंगे, हम वो भी साथ में जारी करेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत ही पारदर्शी चीज है। वापस से होलसेल बिक्री की अगर मैं बात करूं तो देश के अंदर कुल मेरे ख्याल से 3 या 4 कंपनीज है, जैसे एक महिंद्रा ग्रुप है, दूसरा एस्कॉर्ट्स है, तीसरा वीएसटी है। ये अपने होलसेल बिक्री के आंकड़े 1 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज में देते हैं, तो वहां से ये आंकड़े सारे मिलते हैं और वहां पर दिखाई देता है कि किस ब्रांड ने होलसेल में कितनी बिक्री की है। और जो आरटीओ के जो रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं वो भी हम भी 1 तारीख को जारी करते हैं कि इतनी रिटेल बिक्री हुई है। अच्छा सर, कभी किसी कंपनी का प्रेशर आया कि इतना दिखा दो आंकड़ा? कहीं ना कहीं तो आया होगा कि यार नहीं, कंपनीज को ये रहता है कि एक्चुअली लोगों को ना समझ का इशू है। हाँ, कई लोग उसको बोलते हैं कि आप ही ने ये बता रखा है कि किसी ब्रांड ने इतना ट्रैक्टर बेचा है, क्योंकि हम होलसेल के भी आंकड़े जारी करते हैं। मैं होलसेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्या है आपने रिटेल डाली, हाँ, तो कंपनियां आपकी भी रिपोर्ट देखती होंगी और हर कंपनी वाले भैया जब इतने करोड़ों लोग वेबसाइट देखते हैं, करोड़ों लोग, यहाँ तक मैंने सुना है कि जो स्कॉट कंपनी के चेयरमैन हैं उनकी बेटी भी शायद ट्रैक्टर ज्ञान, ऐसा मैंने सुना है, क्या सच बात है? ट्रैक्टर ज्ञान वेबसाइट प्रेफर करती है जानकारी लेने के लिए? सर हम ये तो नहीं कह सकते, पर मतलब हमारे किसी एक नंदा जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। किसी एक वीडियो पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे नाम का जिक्र ये कह के किया था कि क्या बोलते हैं कि ट्रैक्टर का भी पूरी एक दुनिया है जहां पर ट्रैक्टर ज्ञान जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया है। वो मैं अगर ये बोलूं कि वो रेफर करती है तो मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा, हो सकता है करती हूँ, हो सकता है नहीं भी करती हूँ, बट यस हमने जो अपना वेबसाइट बनाया है तो उसमें हमको ये तो दिखता है कि कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन कौन आ रहा है ये नहीं दिखता है। वो भी दिखना चाहिए। कुछ ऐसा फिल्टर बनाओ। तो क्या होता है कि हम वापस आ जाते हैं वहीं पे। तो मतलब ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैंने बताया कि मैंने भी ये पॉडकास्ट देखा था और वो वहाँ पे ऐसा बोला था उन्होंने ट्रैक्टर ज्ञान के बारे में, तो मुझे लगा डेफिनेटली प्रीफर ही करते होंगे सर, बिना देखे कोई। होपफुली सर, अपन तो अच्छा ही सोचते हैं, ये सोचूंगा कि होना चाहिए। तो किसान भाइयों बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टाइम आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, हमें कमेंट में ये भी बताएं। तो जो बातें रह गई हैं वो भी हम अंकुर भाई से जानेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा और आई होप मतलब एक मैं डिस्क्लेमर भी साथ में दे देता हूँ। वैसे जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो मेरी नॉलेज है, मैंने पूरा कोशिश किया है कि बहुत एहतियात के साथ सारी चीज़ों को आप लोगों को बताऊँ।
फिर भी यदि कहीं कोई चीज़ मिस हो गई है या छूट गई है या गलत बता दी है जानकारी के अभाव में, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और उसके लिए आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये चीज़ और इसमें होनी चाहिए थी या ये चीज़ आपने गलत बताई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों आपको इसी प्रकार से हम ट्रैक्टर ज्ञान और हाउस ज्ञान के माध्यम से आपको अवेयर करते रहेंगे। और तिवारी साहब, आपको भी हमारे ट्रैक्टर ज्ञान टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है इसी प्रकार से आप भी लोगों को अवेयर करते रहेंगे और सही सही नई नई जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। और पहली बात ये है कि अभी तो शुरुआत है। हाँ, ये तो पहला पॉडकास्ट है, शुरुआत है। हाँ, बहुत बातें ऐसी होती रहेंगी आने वाले समय में। अगर करेक्ट, आपने वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को भैया फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी, जय जवान जय किसान। नमस्कार।